अस्सलामुअलैकुम। पाठ नंबर 12 रानी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। जन्म सन 1907, निधन सन 1583 ईस्वी। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचना है। छायावादी युग के 4 स्तंभ गिने जाते हैं, जिसमें है प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली के रचनाकार के रूप में पहचाने गए, निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए, तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवयित्री के रूप में पहचानी गई। तो ऐसी महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में उत्तर प्रदेश में जन्मी। महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवयित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार, रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुल गुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है, सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है यहाँ नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु, पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता नजर आता है। तो इस पाठ में महादेवी वर्मा ने प्राणी प्रेम को प्रदर्शित किया है। उनके अपने ज़िंदगी के अंदर कई अलग अलग प्रकार के प्राणियों के साथ उनके जो अनुभव है, उनकी निजी संबंध है, उन्होंने उसे लेखन के अंदर ढालकर एक नई चीज़ लोगों के सामने, पाठकों के सामने रखी है और हमें इसमें से संदेश दिया है कि प्रकृति के अनुपम अलग अलग किरदारों में प्राणी भी बहुत ही प्यारे होते हैं, उनको भी प्यार की ज़रूरत होती है, समाज के अंदर उनका भी महत्व है। तो हमें प्राणियों के प्रति भी प्रेम रखना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि कई जगहों पर ये होता है कि जैसे ही प्राणी काम करने लायक नहीं होते तो उनको छोड़ दिया जाता है, दर दर भटकते भूखे रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे प्राणियों को हम संभालें, उनकी केयर करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये शौक़ हमें बरकरार रखना चाहिए। प्राणियों के साथ हमारी जो पोषण कड़ी भी जुड़ी हुई है, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रकृति के अंदर भी संतुलन के लिए भी प्राणी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी हो चुका है। अपना जहाँ तक उसके साथ स्वार्थ जुड़ा होता है, वहीं तक उसके साथ दोस्ती रखता है और स्वार्थ खत्म तो दोस्ती खत्म। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रकृति के महत्वपूर्ण अंगों में से भी प्राणी है। तो रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेज़ों के बच्चों को छोटे टट्टुओं या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ा कर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था।
इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। तो इस पाठ के अंदर महादेवी वर्मा के बचपन की साथी रानी नाम की घोड़ी के बारे में बताया गया है। और उसके पहले महादेवी वर्मा बताते हैं कि रामा नाम का उनका जो नौकर था, उन्होंने उन्हें इंदौर के अंदर घोड़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी कि टट्टू या सफ़ेद घोड़े, जो टट्टू होते हैं संकर जाति घोड़ा और गधों के बीच का जी जाति होती है, और वो किस तरह अच्छे लगते थे। छोटे छोटे अंग्रेज़ों के बच्चे, क्योंकि वो टाइम हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ भी यहाँ पर रह रहे थे, तो उनके बच्चे जब इन टट्टू पे बैठते थे तो कुछ अलग ही दिखते थे और उन पे घूमते हुए जाते थे। और रामा जो था उनका नौकर, वो महादेवी वर्मा को अलग अलग कहानियाँ बताते थे, और उसमें से ये टट्टुओं की कहानी भी उन्होंने बताई कि ये जो अंग्रेज़ हैं वो यहाँ पे दंड के रूप में यहाँ पे बैठ रहे हैं। तो इस तरह उन्होंने टट्टुओं के और घोड़ों के बारे में बहुत सारा ज्ञान महादेवी वर्मा और उनके भाइयों को दिया था। आगे का पैराग्राफ है, एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है, और यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसकी स्मृति पत्र के आड़ में उन्होंने अपने पिता को घोड़े की डिमांड की कि हमें भी घोड़ा चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टुकटू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया, राम, सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठाकर सजा दी जाती है। और जब उनके पिता ने टट्टू के ऊपर बैठने की बात की तो महादेवी वर्मा ने बताया कि भाई ये तो दंड के लिए उपयुक्त होता है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, तथा बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसकी देख रेख के लिए छुट्टन नाम का साइस रखा गया। और महादेवी वर्मा की यहाँ पे मेहनत कामयाब होती है, सफल होते हैं वो, और उनके घर में एक चॉकलेटी रंग का टट्टू आ जाता है और उसके लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसको संभालने के लिए छुट्टन नाम का एक नौकर भी रखा गया जाता है। आगे का पैराग्राफ है, अब तो हम उसे छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह डांटते फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकती, जिससे हम रोज़ी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली। तो शुरुआत में जब टट्टू घर में आता है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, किस तरह उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए घर के सारे बच्चे जो थे वो रामा के साथ, उसके साथ दोस्ती करने के लिए सारे प्रयत्न यहाँ पे कर रहे थे। रामा से उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता है। तो ये अंडरलाइन करना है कि रानी का पूरा नाम क्या था, तो ताज रानी नाम है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी की सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदस्य हो गए थे। और रामा ने उसके बारे में बहुत कुछ बताया, ताज रानी के बारे में, और साथ में ताजमहल की भी इतिहास को बताया गया है।
ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है। और यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। रानी की बात सुनकर सभी लोगों के मन की जो ईर्ष्या और रोष था वो सारा पिघल गया और उसको दया के भाव से देखने लगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले, सुकून मिले, उसके उपाय सदस्य सोचने लगे थे। अब आगे के पैराग्राफ में वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती। तो यहाँ पे ताज रानी यानी कि रानी की बाह्य शारीरिक विशेषताएं क्या थी वो यहाँ पे बताया गया है।